तो दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 21 मई 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर रहे हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि कल आपसे एक सवाल पूछा गया था। सवाल यह था कि आपका जो भी सवाल है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इस वीडियो के, और हम आपका उस सवाल का जवाब नेक्स्ट वीडियो में देंगे, यानी कि आज की वीडियो में। तो आप लोगों ने कल कमेंट करके बहुत सारे सवाल पूछे थे जो आज हम शॉर्ट लिस्ट करके आए हैं। आज की इस वीडियो में आपके सवाल का जवाब बारी बारी से देने की कोशिश करेंगे, एक ही बार में नहीं देंगे। पहले 3 सवाल का जवाब देंगे, उसके बाद वीडियो के दूसरे हिस्से में फिर 3 सवाल का जवाब देंगे, फिर तीसरे हिस्से में 3 सवाल का जवाब देंगे। ऐसे करके करीब करीब 4-5 हिस्से में आपका सवाल का जवाब हम देंगे। तो आप अंत तक हमारे साथ बने रहें। साथ ही आपको बता दूं कि अगर आपका भी कोई सवाल है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे वो सवाल पूछिए। हम आपका सवाल कल की वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। जो भी सवाल है, आपको सरकार से कुछ सवाल पूछना है या फिर आम जनता के लिए कोई संदेश है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आपका कमेंट को हम केडीबी लाइव में दिखाएंगे और आपका नाम लिया जाएगा। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर शुक्रवार की सुबह सीबीआई की टीम पहुंची। सूत्रों की माने तो बिहार और दिल्ली समेत कुछ और जगहों को मिलाकर के कुल 17 ठिकानों पर सीबीआई की ओर से छापेमारी हुई है। इधर छापेमारी को लेकर के लालू प्रसाद यादव के परिवार की ओर से रिएक्शन भी सामने आ गया है। शुक्रवार को लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने आधे घंटे में आधा दर्जन से भी अधिक ट्वीट किया है। इसमें इसके जरिए उन्होंने सरकार के खिलाफ बातें लिखी है। इस छापेमारी से रोहिणी आचार्य का गुस्सा ट्विटर पर सीधा दिखा। उन्होंने कई ट्वीट किए हैं जिसमें बालिका गृह कांड और सृजन घोटाले को लेकर के हमला बोला है या सरकार के खिलाफ भी कई बातें लिखी है। इसके अलावा रोहिणी आचार्य ने लिखा है कि ये देश बेचुआ गिरोह से लालू यादव डरेगा बिल्कुल भी नहीं। रेलवे ने हजारों करोड़ों का मुनाफा देकर के देश दुनिया में जिसने नाम कमाया, आज देश बेचने वालों की टोली ने सत्ता का दुरुपयोग करके उन्हीं पर छापा मरवाया। दोस्तों बात करते हैं कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने की ख्वाहिश रखने वाले नालंदा के सोनू ने अब अभिनेता सोनू सूद को भी नकार दिया है। जहां एक दिन पहले सोनू सूद ने बिहार के बच्चे का एडमिशन बिहेटा के आइडियल इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में कराने की बात कही थी, लेकिन अब नालंदा के सोनू ने यह कह करके साफ इनकार कर दिया है कि वे अभी उस स्कूल में नहीं जाएंगे। अपनी बातों को लेकर के देश भर में चर्चा के केंद्र बन चुके सोनू कुमार ने कहा है कि अभी वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी बेहतर स्कूल में मेरा दाखिला नहीं करवाते हैं तो फिर वे सोनू सूद जी के पास जरूर जाएंगे। सोनू कुमार ने कहा है कि हम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरी तरीके से प्रतिक्रिया नहीं दी है। अगर सीएम मदद नहीं करेंगे तो फिर हम सोनू सूद के पास जाएंगे। सोनू ने बताया है कि उनका फेवरेट सब्जेक्ट अंग्रेजी और इतिहास है। आपको बता दूं कि इससे पहले सोनू सूद ने एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि तुम अपने बच्चे को ढूंढो, हम तुम्हें पढ़ाएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में गुरुवार शाम और शुक्रवार को 34 जिलों में बारिश हुई। आंधी पानी से कई पेड़ गिरे तो फिर वहीं पटना के मनेर में 6 नाव डूब गई। हालांकि नाव डूबने से किसी की जान नहीं गई। नाव पर सवार मजदूरों ने तैर करके जान बचा ली। बिहार में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली आंधी और बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। खास करके उत्तर बिहार, पूर्व बिहार और कोसी सीमांचल में ज्यादा असर दिखा। इन इलाकों में आंधी और बारिश के बीच बिजली गिरने से 31 लोगों की मौत हो गई। वैशाली में 2, जहानाबाद, बेगूसराय, सारण और नालंदा में 1-1 व्यक्ति की मौत हुई है। सबसे ज्यादा भागलपुर और मुजफ्फरपुर में 6-6 लोगों की मौत हुई है। वहीं दरभंगा और समस्तीपुर में 1-1 व्यक्ति की जान चली गई है। लखीसराय में 3, मुंगेर में 2 और बांका, जमुई, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज के साथ पूर्णिया में 1-1 व्यक्ति की मौत हुई है। आंधी पानी के बीच पटना समेत बिहार के कई जिलों में पेड़ और बिजली की पोल गिर गए। रेल यातायात के साथ ही पटना में 20 मिनट तक हवाई सेवा बाधित रही। आंधी पानी के बीच पटना के कोतवाली थाने में एक शेड गिर गया जिसमें कई गाड़ियां दब गई। पटना के बेली रोड में भी पेड़ गिरा, जहां शहर के अलग अलग इलाकों में करीब 55 पोल और 5 ट्रांसफार्मर गिर गए। कई घटनाएं पेड़ गिरने के कारण हुई है। दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपके बच्चे भी मोबाइल के आदी हैं और पूरा दिन मोबाइल के साथ ही खेलते हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल मोबाइल के साथ खेल रहा एक मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया है। यह मामला उत्तर प्रदेश के महोबा जिले का है। यहाँ मोबाइल की बैटरी फट जाने से
एक 12 साल का बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है। जब परिवार के लोग किशोर को नाजुक हालात में महोबा जिला अस्पताल लेकर के पहुंचे, जहां बच्चों को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करा लिया है, जहां डॉक्टरों की देखरेख में इसका इलाज किया जा रहा है। मोबाइल बैटरी फटने से बच्चे का हाथ और सीना जख्मी हुआ है। मामला उत्तर प्रदेश के महोबा शहर के गांधीनगर इलाके में स्थित हिंद टायर वाली गली का है। यहां रहने वाले सुरेश कुमार का 12 साल का बेटा आशीष कुमार मोबाइल के साथ खेल रहा था। इसी दौरान अचानक मोबाइल में विस्फोट हो गया और मोबाइल की बैटरी फटने से मासूम उसकी चपेट में आकर के गंभीर रूप से घायल हो गया। परिवार वाले के मुताबिक आशीष का हाथ और सीना बुरी तरीके से जख्मी हो गया है। जब परिवार के लोग उसे गंभीर हालात में महोबा जिला में अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इमरजेंसी वार्ड में उसे भर्ती कर लिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार खाद्य आपूर्ति विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिहार में 28,79,116 राशन कार्ड को रद्द कर दिया है, जिसके बाद अब ये लोग सरकार की तरफ से सस्ते दर पर मिलने वाले सरकारी अनाज से वंचित हो जाएंगे। बताया गया है कि ये वैसे कार्डधारी हैं जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत निर्धारित मानकों को पूरा नहीं कर रहे थे। इस कानून के तहत बिहार के सभी 38 जिलों में बड़े पैमाने पर राशन कार्ड की जाँच करके उन्हें रद्द कर दिया जा रहा है। जब बिहार में वर्तमान में 1,81,00,000 राशन कार्डधारी है। खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव विनय कुमार ने सभी जिलों के डीएम को 31 मई तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में शामिल अपात्रों के राशन कार्ड को रद्द करने के लिए अभियान चलाने का निर्देश दिया है। ऐसे में राशन कार्ड का लाभ से वंचित होने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। नए कानून में वैसे व्यक्ति जिनकी आय मासिक 10,000 से भी अधिक है तो उनका राशन कार्ड रद्द किया जाएगा। विभाग की माने तो 4 पहिया वाहन, सरकारी नौकरी, आयकर भरने, एक सिंचाई वाली उपकरण के साथ 2.5 एकड़ सिंचित भूमि, 5 एकड़ सिंचित भूमि, व्यवसायिक टैक्स भरने या फिर अन्य संसाधनों से संपन्न लोगों को राशन कार्ड का लाभ नहीं दिया जाना है। लेकिन कई ऐसे परिवार भी हैं जो अपात्र होने के बावजूद भी योजना का लाभ ले रहे हैं। ऐसे लोगों का राशन कार्ड रद्द होगा। जब बिहार में अब तक रद्द किए गए राशन कार्ड में सबसे अधिक 2,46,935 राशन कार्ड समस्तीपुर में किए गए हैं, जब वहीं पूर्वी चंपारण में 2,36,335 राशन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं। मुजफ्फरपुर में 1,99,349 तो पश्चिम चंपारण में 1,55,889 राशन कार्ड को रद्द कर दिया गया है। बात अगर पटना की करें तो यहाँ अब तक 31,490 राशन कार्ड को रद्द कर दिया गया है। बिहार में एक दिन पहले तक समस्तीपुर में सबसे ज्यादा 2,46,935 राशन कार्ड रद्द किए गए। वहीं पूर्वी चंपारण में 2,36,000 राशन कार्ड रद्द किए गए। मुजफ्फरपुर में 1,99,000 तो पश्चिमी चंपारण में 1,55,000 राशन कार्ड को रद्द कर दिया गया है। पटना में अब तक 31,490 राशन कार्ड को रद्द कर दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शिक्षक नियोजन के 7वें चरण की बहाली स्थगित है। इसको लेकर के पटना के गर्दनी बाग में सीटीटी और बीटीटी पास सैकड़ों छात्र पिछले 14 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां उनकी मांग है कि 7वें चरण के शिक्षक नियोजन प्रक्रिया शुरू की जाए। अभी तक सरकार की तरफ से शिक्षक बहाली को लेकर के कोई भी घोषणा नहीं हुई है। अब शुक्रवार यानी कि कल से अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। भावी प्रारंभिक शिक्षक संघ के बैनर तले अपनी नियोजन की मांग कर रहे इन अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार जल्द से जल्द उनकी मांग पर विचार करे और शिक्षक नियोजन की तारीख की घोषणा करें। जय संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनीता ने बताया है कि वे लोग गांधीवादी तरीके से तब तक सरकार से अपनी मांग करेंगे जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती। आपको बता दें, अपनी मांगों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए अभ्यर्थियों ने अब तक हवन, मुंडन, भिक्षाटन और अर्धनगर प्रदर्शन किया है, जहां अब ये भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। इनकी मुख्य मांगों में 7वें चरण की प्राथमिक नियोजन की तारीख की घोषणा, बहाली प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू करना, बहाली प्रक्रिया को ऑनलाइन तथा सेंट्रलाइज करना है। तो दोस्तों शुरू करते हैं सवालों के जवाब का सिलसिला। 3 भाई का सवाल अभी हम लेंगे, उसके बाद फिर इसी वीडियो में करीब 7-8 मिनट बाद आगे जाकर के फिर दूसरे लोगों के सवाल का जवाब हम देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि संतोष कुमार जी ने सवाल किया है और लिखा है कि मैं संतोष कुमार मेहता, ग्राम पंचायत मानगंज, पूर्व जिला सुपौल, पीएम किसान योजना का 11वीं किस्त कब मिलेगा। तो संतोष कुमार को बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त का पैसा इसी महीने आपको अंत तक मिल जाएगा। अभी ऑफिशियली ऐलान तो नहीं हुआ है कि कब मिलेगा, कितना तारीख को आएगा, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि इसी महीने के अंत तक यानी कि 31 मई तक आपको पीएम किसान योजना का पैसा मिल जाएगा, आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। उसके बाद दूसरे भाई का सवाल लेते हैं और ये है मोहम्मद आमिर। इन्होंने लिखा है कि क्या सरकारी मदरसा में भी छुट्टी रहेगी जबकि रोज़ा में छुट्टी है। तो आमिर भाई आपको बता दें कि सरकारी मदरसा में गर्मी की छुट्टी नहीं होगी, क्योंकि सरकारी मदरसा में रमज़ान के महीने में 1 महीने की छुट्टी होती है, जिस वजह से इसमें और छुट्टी नहीं रहेगी। अगला सवाल लेंगे सोनू साम्राज ऑफिशियल से।
इन्होंने लिखा है कि पीएम किसान योजना में केवाईसी नहीं हुआ है तो क्या पीएम किसान योजना का पैसा आएगा कि नहीं, केडीबी लाइव के माध्यम से थोड़ा सा बताइए। और साथ में ये भी लिखा है कि केवाईसी का वेबसाइट भी चालू नहीं है, यानी कि केवाईसी नहीं हो पा रहा है हमसे। तो आपको बता दूं कि सोनू कुमार जी, पीएम किसान योजना का पैसा 11वीं किस्त का पैसा आपके खाते में आ जाएगा इस बार, लेकिन 12वीं किस्त में आपको दिक्कत हो सकती है, नहीं भी आ सकती है। इसलिए आप पीएम किसान योजना में केवाईसी अपडेट जरूर करा लें। अगर नहीं करते हैं तो 12वीं किस्त में आपको पैसा नहीं मिल सकता है। इस वजह से पीएम किसान योजना में केवाईसी करना जरूरी है, लेकिन 11वीं किस्त का पैसा आपको मिल जाएगा। और साथ में बता दो कि आप कौन सी वेबसाइट यूज़ करते हैं, हमको तो नहीं मालूम, लेकिन अगर पीएम किसान योजना में केवाईसी अपडेट कराना चाहते हैं तो आप pmkisan.gov.in पर जाकर के अपडेट करा सकते हैं। दोस्तों 3 सवाल का जवाब आपको दे दिया गया है। अब इसी वीडियो में आगे चल करके फिर नेक्स्ट सवालों का जवाब दिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि देश के 12 करोड़ से ज़्यादा किसानों के लिए जरूरी खबर सामने आई है, जहाँ केंद्र सरकार जल्द ही अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े लोगों के खाते में 2000 रुपये की 11वीं किस्त डालने जा रही है। जब पीएम किसान स्कीम की इस किस्त के पैसे को लेकर के लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। इस आंकड़े के मुताबिक अब 12 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खाते में इस किस्त का पैसा डाला जाएगा। जब किसानों को इस किस्त का पैसा 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच में ट्रांसफर किया जाना है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि 31 मई को पीएम किसान योजना की रकम किसानों के खाते में आ जाएगी। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त 31 मई को फिर से प्रधानमंत्री जी देने वाले हैं। दरअसल साल 2021 में 15 मई को किसानों के खाते में सरकार की तरफ से 2000 रुपये ट्रांसफर किए गए थे। जब 15 मई नज़दीक आने पर लाभार्थी किसान 11वीं किस्त का इंतजार कर रहे थे। जब केंद्रीय कृषि मंत्री की तरफ से तारीख का ऐलान के बाद किसानों का इंतजार और बढ़ गया है। आपको बता दूं कि पीएम किसान योजना के तहत 12 करोड़ किसानों को हर साल 6000 रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। ये राशि हर 4 महीने पर 2-2 हज़ार रुपये करके भेजी जाती है। माना जा रहा है कि इस महीने के आखिरी तक सरकार किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर कर सकती है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2022 को पीएम किसान योजना की 10वीं किस्त जारी कर दी थी और अब जल्द ही 11वीं किस्त जारी होगी। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित डासना देवी मंदिर के महंत और जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है, जहां उन्होंने सार्वजनिक जीवन से संन्यास लेते हुए पूरी तरीके से अपना जीवन धार्मिक कार्यों में लगाने की बात कही है। जहां उन्होंने इस्लामी जिहाद के खिलाफ अपनी लड़ाई और धर्म संसद के आयोजन से अपने आप को अलग करने का भी ऐलान किया है। यति नरसिंहानंद सरस्वती ने ये बातें 19 मई 2022 को कही है। वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी पर हुई कार्रवाई के लिए भी यति नरसिंहानंद सरस्वती ने खुद को दोषी बताया है। जहां उन्होंने आगे कहा है कि मैं हिंदू समाज से कहना चाहता हूं कि मैंने अपना जीवन जितना भी था उसे इस्लाम के जिहाद से लड़ने में बिताया, मगर अब बचा हुआ जीवन में महादेव के यज्ञ के साथ योगेश्वर की गीता के प्रचार प्रसार में लगाने की इच्छा रखता हूं। मैं अब तक खुद से हुई गलतियों के लिए माफ़ी मांगता हूं। आज के बाद मैं सार्वजनिक जीवन में नहीं हूं। मेरे जीवन में अब नया अध्याय सिर्फ एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में शुरू होता है। दोस्तों अगर आप बाइक चलाते हैं तो आपके लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। अगर आप बाइक चलाते समय हेलमेट पहनते भी हैं तो भी आपको 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा, क्योंकि बाइक चलाते समय हेलमेट पहनना तो जरूरी है लेकिन उसके साथ ही उसकी स्ट्रिप भी लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बाइक चलाते समय हेलमेट में स्ट्रिप नहीं लगाते हैं तो आपको 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा। यही नहीं, उस हेलमेट में BSI प्रमाण नहीं होने पर भी 1000 रुपये का आपको जुर्माना लगेगा। अगर आप जुर्माना नहीं देते हैं तो फिर आपको 2000 रुपये का भारी जुर्माना लगेगा। यह 2 पहिया वाहन चलाने वालों के लिए ये खबर बेहद काम की है। दरअसल नए नियम के अनुसार अगर आप बाइक चलाते समय सही से हेलमेट नहीं पहनते हैं तो आपका 2000 रुपये का चालान काटा जा सकता है। यातायात नियमों के उल्लंघन को नियंत्रण करने और सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को कम करने के लिए 1998 के मोटर वाहन अधिनियम की नवीनतम अपडेट में 2 पहिया सवारों के लिए अनुचित रूप से हेलमेट पहनने पर नियम तोड़ने पर 2000 रुपये तक का तत्काल जुर्माना जोड़ा गया है। यदि आप हेलमेट पहने हुए हैं लेकिन मोटरसाइकिल या फिर स्कूटर चलाते समय उसकी स्ट्रिप खुली है तो आपको 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा। अगर आपके हेलमेट में BSI यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाण नहीं है तो आपसे 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि आप अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं जैसे कि लाल बत्ती कूदना तो आपके हेलमेट पहनने के बावजूद भी 2000 रुपये का भारी जुर्माना देना होगा।
दोस्तों बात करते हैं कि देश में 5G नेटवर्क का सफल प्रशिक्षण किया गया है। IIT मद्रास में यह प्रशिक्षण किया गया है। यह पहला मौका है जब देश में इस तरह का प्रशिक्षण किया गया है, जहाँ इसे देश के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। इस नेटवर्क का पूरा डिज़ाइन भारत में ही विकसित किया गया है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। अश्विनी वैष्णव ने ट्विटर और फिर कू ऐप पर इसे लेकर के खुशी जताई है। अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पूरा नेटवर्क भारत में डिज़ाइन और विकसित किया गया है। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री ने 5G नेटवर्क पर वीडियो कॉल भी की है। जानकारी के अनुसार इस नेटवर्क को विकसित करने के लिए कुल 8 इंस्टीट्यूट ने मिलकर के काम किया है, जबकि इसे IIT मद्रास के नेतृत्व में विकसित किया गया है। जहाँ इस बड़े प्रोजेक्ट में IIT दिल्ली, IIT बम्बई, IIT हैदराबाद, IIT कानपुर, सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन वायरलेस टेक्नोलॉजी यानी कि CEWIT और IISc बेंगलोर शामिल है। दोस्तों बात करते हैं कि वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले में एक विशेष धर्म के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने के आरोप में पुलिस ने इमाम समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2 आरोपी भोजपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि तीसरा आरोपी नागफनी पुलिस के हत्थे चला है। जब बृहस्पतिवार शाम तीनों को अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। जब भोजपुर थाना प्रभारी सुनील कुमार चौधरी ने बताया है कि भोजपुर निवासी राहिल साबिर ने अपनी फेसबुक ID से वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में चल रहे सर्वे के संबंध में आपत्तिजनक पोस्ट की थी, जहां उसने एक विशेष धर्म के खिलाफ भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस मामले में SIT रमेश चंद्र ने राहिल साबिर के खिलाफ केस दर्ज कराया था। पुलिस ने बुधवार रात साहिल को गिरफ्तार किया है। जिस मोबाइल से आपत्तिजनक पोस्ट की गई है, पुलिस ने राहिल के पास से वह भी बरामद किया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर जिला है। शिवहर जिला गुरुवार को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित हो गया है। समाहरणालय में आयोजित कार्यक्रम में DM मुकुल कुमार राय और अन्य अधिकारी ने संयुक्त रूप से शिवहर को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित कर दिया है। इससे संबंधित घोषणा पत्र जारी किया है। वहीं मौजूद अधिकारियों ने भी धूम्रपान मुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया है। इस तरह शिवहर जिला बिहार का 20वां धूम्रपान मुक्त जिला बन गया है। इसके पहले मुंगेर, कटिहार, पटना, लखीसराय, मधेपुरा, सहरसा, वैशाली, गोपालगंज, मधुबनी, खगड़िया, दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली, गया, अरवल, सीतामढ़ी, सुपौल, पूर्णिया और जमुई जिला धूम्रपान मुक्त जिला घोषित हो चुका है। इस अवसर पर DM मुकुल कुमार गुप्ता ने कहा है कि अब पूरे जिले को तंबाकू मुक्त घोषित किया जाएगा। DM ने मौजूद अधिकारियों के साथ जिले को तंबाकू मुक्त जिला बनाने की शपथ ली है। DM ने कहा है कि धूम्रपान के बाद अब हम लोगों को जिले को तंबाकू मुक्त बनाने की मुहिम शुरू करनी है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को तंबाकू के दुष्प्रभाव से बचाया जा सके। दोस्तों अब बात आपके सवाल की करते हैं, यानी कि आपने जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सवाल पूछा है, उन सवालों का जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। 3 सवाल का जवाब देंगे अभी, 3 फिर बाद में देंगे। तो बात करते हैं गौरव कुमार से। गौरव कुमार जी ने लिखा है कि मैट्रिक का मार्कशीट कब आएगा। तो गौरव जी आपको बता दो कि अभी डेट जारी नहीं किया गया है। जब डेट जारी किया जाएगा तो KDB लैब के माध्यम से जरूर बता दिया जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है मोहम्मद मुजम्मिल जी का। मोहम्मद मुजम्मिल जी लिखते हैं कि कैसे सोनू को कवर किया है सभी मीडिया वालों ने, ऐसे पूरे बिहार के स्कूलों को कवर करें और सैकड़ों सोनू, लाखों सोनू है, सबसे जाकर के बिहार एजुकेशन का जायजा लें। जी मुजम्मिल जी, आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है। पूरे बिहार में ऐसे एक ही सोनू नहीं है, हजारों लाखों सोनू है जो पढ़ाई करना चाहते हैं और अपने भविष्य को उज्जवल करना चाहते हैं, लेकिन बिहार में शिक्षा व्यवस्था की हाल सब जानते ही हैं। उसके बाद अगला सवाल जसीम अंसारी जी ने पूछा है। जसीम अंसारी जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री का 2000 का राशि कब मिलेगा। तो जसीम जी पहले भी बताया गया है, दूसरे भाई ने सवाल किया था, फिर भी आपको बता दे रहे कि इसी महीने में आपको पैसा आ जाएगा आपके अकाउंट में DBT के माध्यम से। 31 मई तक PM किसान योजना का पैसा आपके खाते में आ जाएगा। दोस्तों 3 सवाल का जवाब यहाँ हो गया है। उसके बाद फिर इसी वीडियो में आगे चल करके अगले सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुजफ्फरपुर की एक अदालत में बॉलीवुड अभिनेताओं अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और अजय देवगन के खिलाफ गुटखा और तंबाकू के सेवन को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए एक याचिका दायर की गई है। मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी द्वारा दायर उस याचिका में आरोप लगाया गया है कि इन अभिनेताओं के तंबाकू उत्पादकों से जुड़े विज्ञापनों ने लोगों को इन वस्तुओं का
उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया है। राजनीतिक दिग्गजों और मशहूर हस्तियों के खिलाफ अपनी याचिकाओं के लिए चर्चा में बने रहने वाले हाशमी ने अभिनेता रणवीर सिंह को भी उन लोगों में शामिल किया है जिन पर गुटखा और पान मसाला विज्ञापनों में शामिल होने के लिए सहमत होकर के अपनी सेलिब्रिटी दर्जे का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। तमन्ना हाशमी ने अपनी याचिका में पुलिस को निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया है कि अभिनेताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 311, 420 और 467 और 468 के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन किशनगंज के कार्यक्रम में शिरकत करने के क्रम में अररिया फॉरबिसगंज पहुंचे, जहां उन्होंने विधायक विद्यासागर केसरी के आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। इस दौरान उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि आगामी 26 मई को अररिया में उद्यमी सम्मेलन होगा, जिसमें उद्यमी को 5 लाख रुपए के ऋण और 5 लाख रुपए के अनुदान का कागजात सौंपा जाएगा। इसी बीच उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने अररिया के बैंक पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अररिया के बैंक प्रधानमंत्री जन सृजन योजना में लोन देने में आनाकानी कर रही है, जिसका अररिया में रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि उद्यमी सम्मेलन के बाद डीएम के साथ बैठक करेंगे, साथ ही बैंक अधिकारियों के साथ भी उनकी बैठक होगी। उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि वर्तमान समय में सीमांचल के बॉर्डर पर इंडस्ट्रीज आने लगी है, जब पूर्णिया में लगभग 105 करोड़ का एथेनॉल फैक्ट्री का शुभारंभ हुआ है, जबकि आगामी 25 दिसंबर को फॉरबिसगंज में बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजन होने वाला है। स्टार्च फैक्ट्री शुभारंभ होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि 25 दिसंबर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस भी है। उन्होंने सीमांचल के लिए बहुत अच्छा काम किया है। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में पकड़ुआ विवाह बहुत चलन पर है। जब बिहार में पिछले 2.5 साल में शादी के इरादे से 50 पुरुषों का अपहरण किया गया है, जिसे हम देसी भाषा में पकड़ुआ विवाह कहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा 14 अपहरण के मामले पटना जिले में दर्ज किए गए हैं। हालांकि साल दर साल इसमें कमी आ रही है। पुलिस मुख्यालय के अनुसार साल 2020 में बिहार में 33 पुरुषों का अपहरण शादी की नीयत से किया गया था। इसमें सबसे ज़्यादा 11 मामले पटना जिले में आए थे। 5 अपहरण के साथ मधेपुरा दूसरा और 4 अपहरण के साथ लखीसराय जिला तीसरा स्थान पर था। इसके अलावा समस्तीपुर में 2, जबकि नालंदा, भोजपुर, सारण, बगहा, वैशाली, दरभंगा, सहरसा, कटिहार, बांका, शेखपुरा और बेगूसराय में 1-1 मामला दर्ज किया गया है। वहीं साल 2021 में पूरे बिहार में 14 पुरुषों का असामाजिक तत्वों ने अपहरण किया, जिनकी जबरन शादी करा दी गई। इसमें सबसे ज्यादा 3 मामले पटना जिले में दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा नालंदा में 2 मामले आए, जबकि भोजपुर, सीतामढ़ी, कटिहार, मधुबनी, पूर्णिया, किशनगंज, लखीसराय, मुंगेर और जमुई में 1-1 मामला सामने आया है। वैसे पुलिस प्रशासन की जागरूकता से ऐसे मामले कम होते भी दिखाई दे रहे हैं। इस साल यानी कि 2022 की बात करें तो जनवरी में मार्च के बीच पूरे बिहार में शादी की नीयत से पुरुषों के अपहरण के मात्र 3 मामले सामने आए हैं। इसमें औरंगाबाद, पूर्णिया और अररिया में 1-1 मामला दर्ज किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के गोपालगंज जिले के फुलवरिया प्रखंड की मुरार बतराहा गांव में बीते 18 मई को एक विदेशी लड़की के साथ एक लड़के ने शादी रचाई। यह शादी में विदेशी दुल्हन को देखने के लिए काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। इस दौरान फिलीपींस की रहने वाली लड़की और मुरार बतराहा गांव का रहने वाले लड़के की शादी की चर्चा भी इस इलाके में खूब हो रही है। शादी के बाद विदेशी दुल्हन ने अपने फेसबुक आईडी से तस्वीर भी शेयर की है। जानकारी के अनुसार फुलवरिया प्रखंड मुरार बतराहा गाँव निवासी युवक धीरज प्रसाद फिलीपींस में नौकरी करते थे। इस दौरान फिलीपींस की रहने वाली वेलमुन डुमराहा से धीरज को प्यार हो गया। प्यार परवान चढ़ा तो फिर वेलमुन डुमराहा अपने प्यार को पाने के लिए 7 समंदर पार करके मुरार बतराहा गांव पहुंच गई। धीरज ने भी परिवार के सदस्यों को अपनी प्रेम कहानी की जानकारी दी, जिसके बाद परिवार वाले वेलमुन डुमराहा से नीरज की शादी कराने को लेकर राजी हो गए। जिसके बाद 18 मई को धूमधाम के साथ हिंदू रीति रिवाज के अनुसार धीरज और वेलमुन की शादी हुई। दुल्हन वेलमुन ने बताया है कि फिलीपींस में वे सेल्समैन का काम करती थी, जहां उसकी भारतीय मूल के धीरज से मुलाकात हुई और वे एक झलक में प्यार हो गया। वेलमुन ने कहा है कि मैं दिल दे बैठी और अब शादी कर ली, अब एक साथ रहेंगे। परिवार वाले के मुताबिक वेलमुन डुमरा अपनी शादी में स्पेशल वीज़ा लेकर के भारत आई थी। उनके माता पिता को वीज़ा नहीं मिल पाने के कारण वे शादी में शरीक नहीं हो पाए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुजफ्फरपुर की रस भरी शाही लीची का स्वाद अब केवल बिहार के लोग ही नहीं
बल्कि कई राज्यों के लोग भी इसका लुत्फ उठाएंगे। जब बिहार की लीची अब हवाई जहाज से महानगरों तक पहुंचेगी। बिहार की लीची दरभंगा एयरपोर्ट से स्पाइस जेट के माध्यम से 20 मई से वाया दरभंगा दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और अहमदाबाद भेजने के लिए शुरुआत की जाएगी। एयर कंपनी ने बिहार लीची उत्पादक संघ से करार कर लिया है। जब करार के मुताबिक कंपनी 6 टन लीची रोज इन महानगरों में 40 रुपये प्रति किलो भाड़ा के हिसाब से भेजेगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के अलग अलग जिलों में अचानक आई आंधी और पानी से जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हो गया है। जब बिहार के कई जिलों में तेज आंधी के कारण जान माल की क्षति की खबरें आ रही है। तेज आंधी और पानी ने बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी के कार्यक्रम में भी खलल डालने का काम किया है। दरअसल पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी दरभंगा के शहबाजपुर में शीशो पश्चिमी पंचायत में ठोस और तरल कचरा प्रबंधन कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए पहुंचे थे। इसको लेकर के भव्य कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था, जब पंडाल में सैकड़ों लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। लेकिन अचानक आई तेज आंधी ने सारी तैयारियों को पानी में फेर दिया। यह तेज आंधी और बारिश के कारण सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। तेज हवा के झोंके ने पंडाल उखाड़ करके फेंक दिया, उखाड़ करके ले गए और लोग इधर उधर भागने लगे। मंत्री जी ने किसी तरीके से हरी झंडी दिखाकर की योजना का शुभारंभ तो कर दिया, लेकिन सभा को संबोधित नहीं कर सके और उन्हें बेरंग वापस लौटना पड़ा। दोस्तों बात करते हैं कि ज्ञानवापी के बाद अब कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद पर कोर्ट में सुनवाई होगी। जब मथुरा कोर्ट ने सुनवाई के लिए इससे जुड़ी याचिका स्वीकार कर ली है। याचिका में कहा गया था कि शाही ईदगाह मस्जिद कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर बनी है, इसलिए उसे हटाया जाना चाहिए। आपको बता दें कि सिविल कोर्ट ने पहले इस याचिका को खारिज कर दिया था, फिर हिंदू पक्ष ने याचिका को नए तरीके से मथुरा कोर्ट में दायर किया है। अब मथुरा कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए कहा है कि सिविल कोर्ट इस पर सुनवाई करे। मथुरा कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह से जुड़ी याचिका को सुनने योग्य मना किया है। यह फैसला डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राजीव भारती ने सुनाया है। दोस्तों बात करते हैं कि 2 अक्टूबर को कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोगों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा नामक एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करेंगे। उदयपुर के चिंतन शिविर के समापन पर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भारत जोड़ो के नारे के साथ ध्रुवीकरण की राजनीति का मुकाबला करने के लिए इस जन अभियान की घोषणा की है। पार्टी सूत्रों के अनुसार 5 महीने की यात्रा जो 3500 किलोमीटर और 1 दर्जन से अधिक राज्यों की दूरी तय करने वाली है, कन्याकुमारी से शुरू होगी और कश्मीर में समाप्त होगी। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा सहित कांग्रेस के शीर्ष नेता भी भारत जोड़ो यात्रा में भाग लेंगे, जिसमें पद यात्रा, रैलियां और जनसभाएं भी शामिल है। सूत्रों ने बताया है कि इन जन अभियान में समापन विचारधारा वाले दल, सदस्य और नागरिक समाज के संगठन भी शामिल होंगे। सूत्रों ने कहा है कि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सहित अलग अलग नागरिक समाज के कई सदस्यों ने यात्रा की घोषणा के बाद से पहले ही पार्टी से संपर्क किया है। हालांकि कांग्रेस अपने तंत्र पर काम कर रही है। दोस्तों बात करते हैं कि राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बड़ी बेटी मीसा भारती और इनके परिवार से जुड़े 17 ठिकानों पर शुक्रवार की सुबह सीबीआई ने छापेमारी की। जब मामला लालू प्रसाद यादव के बतौर रेल मंत्री रहते हुए नौकरी के बदले जमीन लेने से जुड़ा हुआ है। इस संबंध में सीबीआई की जांच पहले से चल रही है और पहले भी छापे पड़ चुके हैं। पटना में सुबह के 6:30 बजे से ही सीबीआई अफसर राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड में स्थित आवास पर पहुंच गए थे। सूत्र की माने तो रेलवे भर्ती बोर्ड घोटाले में नए सबूत मिलने के बाद सीबीआई ने नए केस दर्ज किया है। यह छापेमारी ऐसे वक्त में की गई है जब लालू यादव राबड़ी देवी के छोटे बेटे तेजस्वी यादव पटना में नहीं है, जब वे 2 दिन पहले लंदन रवाना हुए थे। लालू यादव खुद फिलहाल दिल्ली में अपनी बड़ी बेटी और राज्यसभा सदस्य मीसा भारती के आवास पर हैं। बताया जा रहा है कि पटना के अलावा बिहार की गोपालगंज, दिल्ली और भोपाल में भी ये छापेमारी चल रही है। दोस्तों अब वक्त है सवालों के जवाब देने का। सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद मोइन के बारे में। मोहम्मद मोइन जी लिखते हैं कि मधेपुरा प्रखंड की परवलपुर पंचायत के दल वार्ड नंबर 7 में नल जल योजना फेल है। तो मोहम्मद मोइन जी, आपको बता दें कि पूरे बिहार में सरकार की तरफ से एक सर्वे किया गया था और सर्वे में बताया गया था कि करीब 95% घरों में नल जल योजना पहुंचा दी गई है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जगह जगह से ऐसी खबरें सामने आ रही है कि हमारे यहाँ नल जल योजना नहीं पहुंचाई गई है। अगर पहुंचाई गई तो सिर्फ पाइप लगा कर छोड़ दिया गया है। किसी किसी गांव में अगर मिल भी रहा है नल जल योजना का लाभ तो 10% मिल रहा है, 90% को नहीं मिल पा रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से आंकड़ा जारी किया गया है और बताया गया है कि नहीं, पूरे बिहार में 95% घरों में नल जल योजना पहुँचा दी गई है। सरकार के दावे में कुछ और सच्चाई है और जमीनी स्तर पर हालात कुछ और ही बयां कर रही है। ये दोनों आंकड़े को अगर एक
एक जगह मिलाए तो बिल्कुल भी मेल नहीं खाती है, आसमान जमीन जैसा फर्क दिखता है साफ। उसके बाद नेक्स्ट सवाल किया है इसराइल भाई जी ने। उन्होंने लिखा है कि पीएम किसान वाला पैसा कब आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बताइए। तो इसराइल भाई जी हम आपको पहले बता दिए, अगर आप नहीं देखे नहीं सुने तो आपको बता दें कि पीएम किसान योजना का पैसा इस महीने 31 मई तक आ जाएंगे, उससे पहले आ जाएंगे, लेकिन डेट फिक्स नहीं किया गया है। दोस्तों इसी तरीके से आपका अगर कुछ सवाल है तो नीचे इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। आपका सवाल हाईलाइट किया जाएगा और लोगों तक पहुंचाया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि आपने टोल टैक्स वाले नेशनल हाईवे और बड़े बड़े पुल तो बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या कोई बांस का चचरी पुल भी देखा है जिससे होकर के गुजरने के लिए टोल टैक्स देना पड़ता हो? जी हाँ, ये सच है। दरभंगा जिले के बिरोल प्रखंड की लदहो पंचायत के कई गांवों की एक बड़ी आबादी के लिए एक चचरी पुल किसी हाईवे से कम नहीं है। इस चचरी पुल से गुजरने के लिए राहगीरों को पैसे चुकाने पड़ते हैं। अगर आप बाइक से आते हैं तो फिर किराया 20 रुपये, साइकिल से 10 रुपये और पैदल हैं तब भी 5 रुपये देने पड़ते हैं। ये किराया वसूलने के लिए बाकायदा स्टाफ घटवार रखा हुआ है, जिसे हर महीने 3000 की तनख्वाह भी दी जाती है। लदहो बिरोल अनुमंडल मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन अगर ये चचरी पुल ना हो तो दूरी 15 से 25 किलोमीटर हो जाती है। दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के वैशाली से सामने आ रही है, जहां एक मां ने अपने 4 बच्चों के साथ गेहूं में डालने वाला सल्फास खाकर के आत्महत्या की कोशिश की है। इसमें मां और 3 बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि एक बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल बच्चे का पटना में इलाज चल रहा है। घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। मामला पातेपुर थाना क्षेत्र के सुस्की का है। घटना को लेकर के जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक आर्थिक तंगी से परेशान होकर के महिला ने ऐसा कदम उठाया है। वहीं सूचना पाकर के पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई है। मृतक महिला की पहचान 35 साल की रिंकू देवी के रूप में की गई है। वहीं 3 बच्चों की मौत हो चुकी है, जिसमें 10 साल का करण, 8 साल की शिवानी, 4 साल की सलोनी है। वहीं एक बच्चे की स्थिति अब भी गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल इसका इलाज पटना में किया जा रहा है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि एक मां ने अपने ही 4 बच्चों को जहर खिला दिया और खुद भी जहर खा करके अपनी जान दे दी। इसके पीछे जरूर कोई गंभीर मामला माना जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर के शराबियों में खौफ कितनी है। इसकी कई तस्वीरें आपने देखा होगा और इसके बारे में सुना भी होगा, लेकिन आज आपको कटिहार से एक ऐसी तस्वीर से रूबरू करवा रहे हैं जिसमें शराबियों को शराबबंदी कानून को लेकर के कितना खौफ है, इसका आप आकलन कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा। जब शराब के नशे में धूत एक शराबी को स्थानीय लोग और फिर उत्पाद विभाग उस जगह से पकड़ करके ले जा रहे हैं जो कटिहार के कानून व्यवस्था पालन करवाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह में से एक है। जी हाँ, एसबीएम कैंपस, जहां उत्पाद विभाग के जिला कार्यालय भी है, वहीं से एक शराबी को हंगामा मचाते हुए पहले पब्लिक ने जमकर धुनाई कर दी और फिर उसी कैंपस में उत्पाद विभाग के कार्यालय से पुलिस आकर के उसे पकड़ लिया। लेकिन एक बात यह भी है कि शराब के नशे में धूत शराबी जैसे ही उत्पाद अधीक्षक को ऑफिस आते देखा तो फिर वह नशे के बावजूद साहब को सलामी देने से नहीं भूला। इस दौरान उत्पाद अधीक्षक भी उसे बचकर निकलने में ही अपनी भलाई समझी। दोस्तों बात करते हैं कि पटना के बाहरी इलाकों में मनेर कस्बे के पास गंगा नदी में गुरुवार को 3 नाव पलट गई। इन नाव पर सवार 40 से अधिक यात्री बाल बाल बच गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। यह हादसा पटना और बिहार के 15 से ज्यादा जिलों में तेज आंधी तूफान की वजह से हुआ है। यात्रियों में ज्यादातर नाविक और सब्जी विक्रेता थे जो नदी पार कर रहे थे। जब नावें बीच में थी, तेज हवाएं चलने लगी और नाविक जहाजों को अनियंत्रित करने में असमर्थ थे। तैर कर सुरक्षित निकलने वाले नाविकों में से एक राजेश कुमार ने बताया है कि नदी में ऊंची लहरें उठी और नाव का चलाना बेहद मुश्किल हो गया। जब कुछ नाव में रेत भी थी जिससे नाव पर भार बढ़ गया। जैसे ही नाव नीचे जाने लगी, यात्री और नाविक दोनों नदी में कूद पड़े और अच्छे तैराक होने के कारण वे तट पर सुरक्षित पहुंच गए। तेज हवाओं के चलते पटना समेत बिहार में कई जगहों पर पेड़ गिर गए। जहां कोतवाली थाना के बाहर एक पेड़ गिर गया और वाहन पार्किंग शेड का हिस्सा भी नीचे गिर गया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने यहां मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा है कि इस पर मेरी कोई राय नहीं है। आप मीडिया कर्मी अपनी टिप्पणी करने के लिए स्वतंत्र है, आप करिए, हम नहीं करेंगे। इस विवाद पर सत्ताधारी सहयोगी नीतीश कुमार की जेडीयू और भाजपा का रुख अलग है। जेडीयू के अल्पसंख्यक मामले के मंत्री जमा खान ने कहा है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे समाज के भाईचारा को ठेस पहुंचे। जेडीयू वह पार्टी है जो समाज में सभी जातियों और धर्मों को आगे ले जा रही है। हम सभी की भावनाओं का सम्मान करते हैं। देश के निर्माण में सभी का योगदान है। भाजपा की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए।
वहीं भाजपा की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। हम नहीं मानते हैं कि समाज में सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा। अगर हमारे पास कोई सांस्कृतिक विरासत है तो फिर इसे सार्वजनिक डोमेन में आना चाहिए। यह विवाद वाराणसी में एक मस्जिद की अदालत द्वारा आदेश सर्वेक्षण के दौरान सामने आया है। दोस्तों बात करते हैं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को भारत की गुप्त सूचना पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार मोहम्मद शमशाद के परिवार वालों से बिहार के मधुबनी में एक न्यूज़ चैनल ने बातचीत की, जहां उसके पिता ऐनुल हक ने बताया है कि उनको इस बात की जानकारी नहीं थी। कल रात ही पता चला है कि उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जहां उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि शमशाद इस तरह का काम कर सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इस बात में जरा भी सच्चाई है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। शमशाद के तार पाकिस्तान के आईएस से जुड़े होने की खबर मधुबनी में आग की तरह फैल गई, जहां उसके बाद शमशाद के घर पर लोगों की भीड़ जमा होने लगी। जब मधुबनी में रह रहे शमशाद के परिवार वाले ये खबर सुनने के बाद हैरान और परेशान है। पिता ऐनुल हक बताते हैं कि उनका बेटा अमृतसर में फुटपाथ पर नींबू पानी का ठेला लगाते हैं। उसके 2 बेटे में शमशाद छोटा है। इस साल वे रमजान से कुछ दिन पहले घर आया था। रमजान शुरू होने के 5 दिन बाद वापस अमृतसर चला गया था, जहाँ उन्हें इस बात पर यकीन नहीं है कि वह इस तरह का काम करता था। उन्होंने ये बताया है कि वह पढ़ा लिखा नहीं है और सिर्फ अपना नाम लिखना जानता है। उन्हें लगता है कि उनका बेटा किसी गलत फहमी का शिकार हो गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी ऋतिक आनंद तथा अंतर्राष्ट्रीय राइफल शूटिंग मुक्केबाजी में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले अभिषेक कुमार को सम्मानित किया है। ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित ग्रीष्मकालीन डेफलिंपिक में स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीता है। मुख्यमंत्री ने उन्हें 15 लाख रुपए का चेक और अंग वस्त्र देकर के सम्मानित किया है। वहीं इस आयोजन में राइफल शूटिंग प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले अभिषेक कुमार को 2 लाख रुपए का चेक और अंग वस्त्र देकर के सम्मानित किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि इन खिलाड़ियों ने अपने अथक प्रयास और कड़ी मेहनत से ये उपलब्धि हासिल की है। ये कई आगामी खिलाड़ियों को प्रेरित करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। ऋतिक आनंद हाजीपुर के रहने वाले उदय कुमार और अंजलि सिंह के पुत्र हैं। इस साल ब्राजील में 1 से 15 मई तक आयोजित 24वीं ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक में उन्होंने टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। अंतर्राष्ट्रीय राइफल शूटिंग खिलाड़ी अभिषेक बाढ़ के रहने वाले गजेंद्र गिरी और ममता देवी के पुत्र हैं। दोस्तों बात करते हैं कि आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी को आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने बिहार की सियासत से जोड़ दिया है। शिवानंद तिवारी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखते हुए ये माना है कि हाल के दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की नज़दीकी बढ़ी है। उन्होंने सीबीआई की छापेमारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि आरआरबी भर्ती घोटाले के इस पुराने मामले में अभी हुई छापेमारी कहीं नीतीश कुमार को चेतावनी तो नहीं। शिवानंद तिवारी ने कहा है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच बढ़ती नजदीकी बीजेपी के लिए असहज स्थिति पैदा कर रही है। ये साफ है कि जातीय जनगणना पर तेजस्वी और नीतीश कुमार दोनों नजदीक आए हैं और आरएसएस जातीय जनगणना के खिलाफ हैं। जातीय जनगणना से सब कुछ सामने आ जाएगा। शिवानंद तिवारी ने सवाल उठाया है कि पुराने मामले में सोई हुई सीबीआई अचानक कैसे जाग गई। राबड़ी देवी के आवास सहित लालू प्रसाद यादव से जुड़े अन्य स्थानों पर सीबीआई की छापेमारी कहीं नीतीश कुमार के चेतावनी तो नहीं। जातीय जनगणना के मुद्दे पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच बढ़ती हुई नजदीकी भाजपा को असहज कर रही है। छापेमारी के समय का चयन तो इसी ओर इशारा कर रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस जातीय जनगणना के विरुद्ध है। आपको बता दूं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनकी बेटी के खिलाफ सीबीआई ने भर्तियों में कथित अनियमितताओं के लिए नए सिरे से केस दर्ज किया है। भ्रष्टाचार के इस मामले में कार्रवाई करते हुए सीबीआई की टीम शुक्रवार को पटना में लालू राबड़ी आवास समेत उनके 15 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की है। इस छापेमारी पर शिवानंद तिवारी का यह बयान सामने आया है। दोस्तों बात करते हैं कि 14 मई को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नालंदा पहुंचे थे। इस दौरान उत्क्रमित मध्य विद्यालय कल्याण बिगहा में जन संवाद कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं को सुन रहे थे। जहां इसी कार्यक्रम में 11 साल का सोनू कुमार भी पहुंच गया, जिसने सीएम नीतीश कुमार से बेहतर शिक्षा की मांग की थी। जहां उसके बोलने का अंदाज ऐसा था कि वायरल हो गया। जहां अब तक सोनू का नामांकन तो नहीं हुआ है, लेकिन नीतीश कुमार से मिलने का उसे पछतावा हो रहा है। ये बात सोनू ने कैमरे के सामने कही है। इतना ही नहीं, उसने नीतीश कुमार से अब दूसरी मांग कर दी है। सोनू कुमार ने कैमरे पर ही कहा है कि मीडिया वाले इसका इतना इंटरव्यू ले रहे हैं कि उसे सीएम नीतीश कुमार से मिलने पर पछतावा हो रहा है। ऐसे में उसने मुख्यमंत्री से सुरक्षा की मांग कर दी है। गुरुवार को जब मीडिया वाले पहुंचे तो फिर सोनू कुमार ने कहा है कि उसे किसी को इंटरव्यू नहीं देना है। जल्द से जल्द सिमुलता या फिर सैनिक स्कूल में एडमिशन होना चाहिए।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शराबबंदी की वजह से नेपाल में शराब के कारोबार में धूम मची है। जब बिहार के बाशिंदे अपनी शराब की ज़रूरत को पूरा करने के लिए अब नेपाल जा रहे हैं। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2016 में शराबबंदी पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। तभी से यहाँ की सरकार को करोड़ों का राजस्व का नुकसान हो रहा है। साथ ही शराब अवैध तरीके से दोगुने और तिगुने दाम पर धड़ल्ले से बिक रही है। जब भारत और नेपाल में सीमा के पार जाने वाले को लेकर के कोई मनाही नहीं है। इस वजह से दोनों तरफ के लोग अपनी ज़रूरतों का सामान एक दूसरे के यहाँ से लेने आते जाते हैं। मसलन बाइक के पुर्जे भारत में सस्ते मिलते हैं तो पेट्रोल नेपाल में सस्ते मिलते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक भारत और नेपाल की सीमा पर हुए राजनीतिक तनाव को छोड़ दिया जाए तो फिर ये सीमा दोनों तरफ से लोगों के लिए हमेशा से ही काम कर रही है। बरसों से चली आ रही इस प्रक्रिया के बीच अब एक चीज़ और है जिसमें बिहार के लोगों को सीमा पार करके नेपाल जाने के लिए प्रेरित किया है। करीब 400 मील लंबी इसी नेपाल की सीमा से सटे बिहार की शराबबंदी के कारण रोजाना कई लोग नेपाल केवल शराब पीने के लिए ही जाते हैं। जो लोग बिहार में अवैध रूप से बिक रही महंगी शराब नहीं खरीद पाते हैं, नहीं खरीद सकते हैं, तो वे नेपाल जाना पसंद करते हैं। ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रोज ही नेपाल जाते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि जन अधिकार पार्टी के युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर ने शुक्रवार को ज्ञान की धरती नालंदा समेत पूरे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के हालात पर रोष जाहिर किया है। दानवीर ने कहा कि नालंदा की पहचान विश्व स्तर पर ज्ञान को लेकर के रही है। नालंदा ने दुनिया को ज्ञान दिया और पूरी दुनिया से लोग यहाँ ज्ञान हासिल करने आते थे, लेकिन आज के हालात बेहद चिंताजनक है। जब प्रदेश में शिक्षा और शैक्षणिक व्यवस्था की हालात क्या है, इसकी पोल नालंदा के ही एक मेधावी छात्र सोनू कुमार द्वारा मुख्यमंत्री के सामने पढ़ने की लालसा से लगाई गुहार ने खोल करके रखती है। इसलिए हम सरकार से आग्रह करते हैं कि नालंदा की गरिमा और शैक्षणिक विरासत को संरक्षित करने के लिए बड़े स्तर पर कदम उठाएं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि 12 जिले एईएस से प्रभावित हैं। 2019 के घटनाक्रम के बाद मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमने इसके खिलाफ लड़ाई का एक व्यापक अभियान बनाया है। उन्होंने कहा है कि बच्चों के लिए हमें जो स्वास्थ्य संबंधित आधारभूत संरचना तैयार करनी थी वह हमने किया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि पिछले 3 साल से एईएस के मामले काफ़ी सीमित हो गए हैं, जो हम लोगों के लिए अच्छी खबर है। जब लोगों के बीच में जन जागरण कैसे हो इसका भी प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग का पूरा ध्यान है और अभी 5 महीने में 48 मामले आए हैं, जिसमें 45 बच्चे स्वस्थ हुए हैं। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।